हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके लिए हमारे माधवन की एक्टिंग में आई फिल्म जीडी नायडू की पूरी स्टोरी लेकर आया हूं, जिसे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस फिल्म की वन लाइन ये है कि हमारे तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में, जिन्हें इंडिया का एडिसन कहा जाता है, उन जीडी नायडू की ये बायोपिक ही है। इस फिल्म को देखते हुए आपको पता चलेगा कि आखिर जीडी नायडू कौन थे, उन्होंने हमारे इंडियन लोगों के लिए कितने इन्वेंशंस किए, और आखिर में यहाँ जो पॉलिटिक्स हुई उसकी वजह से उनके सारे इन्वेंशंस कैसे बर्बाद हो गए। जीडी नायडू की लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसे बहुत ही इमोशनल तरीके से इस फिल्म जीडीएन में दिखाया गया है। तो चलिए अब फिल्म की पूरी स्टोरी शुरू करते हैं। और अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। लाइक करते वक्त कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आएगा। अगर आप उस हाइप पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे चैनल के वीडियोस और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, तो प्लीज हाइप पर क्लिक करना मत भूलना। चलिए अब हम फिल्म की पूरी स्टोरी के अंदर चलते हैं। फिल्म के ओपनिंग सीन में 1960s में जीडी नायडू की हालत दिखाई गई है। उनके साथ कृष्णन पिल्लई नाम के एक शख्स हैं, जिनका किरदार सत्यराज ने निभाया है। जीडी नायडू के रोल में माधवन है। अब जीडी नायडू को एक नोटिस मिलता है कि गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी का लगभग 80% हिस्सा जब्त करने वाली है। कृष्णन पिल्लई के जरिए जब जीडी नायडू को ये बात पता चलती है तो वो बिना किसी दिक्कत के सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल कर देने को कह देते हैं, लेकिन कृष्णन पिल्लई इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। आखिर इंडियन गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी का लगभग 80% हिस्सा क्यों जब्त करना चाहती है, उन्होंने ऐसा क्या किया था। ऐसे ही कई सवालों के साथ स्टोरी शुरू होती है। अब सीन कट होता है 1980s में, जहां एक लेडी एजुकेशन डिपार्टमेंट जाती है। इस किरदार में अरवी की हीरोइन नजर आ रही है। वो अब उस डिपार्टमेंट के लोगों से कहती है कि हमें पक्का जीडी नायडू की बायोग्राफी बच्चों की टेक्स्ट बुक्स में शामिल करनी ही चाहिए। तो वो पूछते हैं कि क्या ये जीडी नायडू की बायोग्राफी है। उन्होंने ऐसा क्या कर लिया है उनकी हिस्ट्री स्कूल की किताबों में डालने के लिए। वो तो एक देशद्रोही हैं, उनकी बायोग्राफी किताबों में नहीं डाली जा सकती, ऐसा वो कहते हैं। तब वो लेडी कहती हैं कि मैंने जीडी नायडू पर पूरी रिसर्च करके एक किताब लिखी है, आप इस किताब को पढ़िए, फिर पक्का आप खुद ही उनकी बायोग्राफी को स्कूल टेक्स्ट बुक्स में शामिल करेंगे। ऐसा कहकर वो अपनी किताब उन्हें दे देती हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो आदमी उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। यहीं से हमें जीडी नायडू की हिस्ट्री भी पता चलने लगती है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। गोपाल स्वामी दोराईस्वामी नायडू यानी जीडीएन अपने 20s के दौरान गांव के एक खेत में काम कर रहे थे। जब वो ऐसा काम कर रहे थे तब उस खेत के रास्ते से एक ब्रिटिश ऑफिसर मोटरसाइकिल पर गुजरा। जब वो जा रहा था तब अचानक उसकी मोटरसाइकिल बीच रास्ते में ही रुक गई। खेत में काम कर रहे हमारे जीडीएन ने ये देखा और तेजी से हाथ में मिट्टी के तेल का कैन लेकर सीधे ब्रिटिश ऑफिसर के पास पहुंच गए। उन्होंने वो कैन देकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने में उसकी हेल्प की। आखिरकार वो मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई। ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा थैंक्स मैन और वहां से निकलने लगा। लेकिन जीडीएन उस मोटरसाइकिल को देखकर बहुत फैसिनेट हो गए। ये कैसे चलती है, इसके बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा हुई और उन्होंने उसे खरीदने का फैसला किया। उन्होंने उसी ब्रिटिश ऑफिसर से पूछा कि मोटरसाइकिल कितने की होगी। उसने कहा 250 रुपए दे दो, ले जाओ। हमारे हीरो उन 250 रुपए के लिए वो बहुत मेहनत करते हैं और करीब 200 रुपए जमा कर लेते हैं। 50 रुपए कम पड़ रहे थे। वो अपनी पत्नी चेल्लम्मा के पास जाते हैं, जिनका रोल प्रियामणि ने निभाया है। वो कहते हैं कि मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है और मैंने 200 रुपए जमा कर लिए हैं, बस 50 रुपए कम है, अगर तुम्हारे पास हो तो दे दो। पति के मांगते ही उन्होंने अपनी बचत के 50 रुपए दे दिए। जैसे तैसे 250 रुपए जोड़कर वो पैसे लेकर उस ब्रिटिश ऑफिसर के पास पहुंचते हैं ताकि वो गाड़ी खरीद सकें। तो हस्बैंड और पत्नी दोनों कहीं जाने के लिए निकल रहे हैं। जब वे जा रहे होते हैं तो रास्ते में किसान जमींदार के खिलाफ इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दिन रात मेहनत करने वाले इन मजदूरों को कभी भी उनकी मेहनत की सही मजदूरी नहीं मिली। पुरुषों को 3 रुपए और महिलाओं को सिर्फ 1 रुपए जैसी बहुत ही मामूली रकम पर काम करना पड़ता है। वे लगभग बंधुआ मजदूरों की तरह वहाँ काम कर रहे हैं। ये सब आखिर क्यों? जमींदारी सिस्टम के खिलाफ ये सभी किसान बहुत ही कड़ा संघर्ष और आंदोलन कर रहे हैं। जब जीडी नायडू उस विरोध प्रदर्शन की भीड़ से गुजर रहे थे तो वे बस यूं ही आगे नहीं बढ़ पाए। वे सीधे उन किसानों के पास गए और उनसे कहा कि किसी भी हाल में आपने जो ये आंदोलन शुरू किया है इसे अब बीच में मत छोड़ना, मैं अपनी तरफ से आपकी जितनी हो सके उतनी मदद करूंगा। उन्होंने अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जो 250 रुपए बड़े अरमानों से बचा कर रखे थे, वो 250 रुपए उन्होंने वहाँ विरोध कर रहे लोगों के हाथ में दे दिए ताकि उनके काम आ सके। उनके साथ मौजूद चेल्लम्मा ये सब देख रही है और हैरान है कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। भले ही उन्होंने वो 250 रुपए उन किसानों को दे दिए, पर हीरो के दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि किसी भी तरह अंग्रेजों के हाथ से वो बाइक खरीदनी है। इसके लिए उन्होंने 1 साल तक कड़ी मेहनत की, हर मुमकिन काम किया और ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ वे नहीं गए। यहाँ तक कि होटल में भी काम किया। इस तरह 1 साल की मेहनत के बाद आखिरकार बाइक खरीदने के लिए पैसे जमा हो ही गए। उन पैसों के साथ जाकर उन्होंने अंग्रेजों से वो बाइक सफलतापूर्वक खरीद ली। बाइक लेकर जब वे अपने घर की तरफ जैसे ही वो आए, बस पूछिए मत, घर वाले, उनकी वाइफ, बेटी सब बहुत ही ज्यादा खुश थे। हमारे हीरो ने इतनी मेहनत करके वो मोटरसाइकिल इसलिए नहीं खरीदी थी कि वो उसे शहर में लेकर बस यहाँ घूमे। आखिर ये मोटरसाइकिल इतनी तेज कैसे चलती है, इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है। 4-5 बैलगाड़ियां भी अगर एक साथ मिल जाएं तो भी इतनी तेज नहीं चल सकती। ये मोटरसाइकिल आखिर चलती कैसे है, बस यही जानने की क्यूरियोसिटी में उन्होंने वो गाड़ी खरीदी थी। और उसे लाने के बाद उन्होंने उस बाइक का एक नट बोल्ट बिना छोड़े पूरी तरह डिसमेंटल कर दिया। डिसमेंटल करके उन्होंने उसके अंदर के इंजन को देखा, वो इंजन कैसे रन होता है।
उन्होंने ये सब स्टडी करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ वो खुद से ही सीखना शुरू कर रहे थे। उन्होंने एक भी चीज छोड़े बिना बाइक को डिसमेंटल किया और फिर खुद ही उसे वापस असेंबल करके चला कर भी देखा। तो कुछ इस तरह उनके अंदर इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्ट जागा। धीरे धीरे वो अंग्रेजों के साथ रहकर उनकी लैंग्वेज भी सीखने लगे। उन्होंने साइंस को भी बहुत गहराई से समझना शुरू किया। ऐसे ही दिन बीतते गए और वो एक कॉटन मिल में काम करने भी गए। कॉटन मिल में काम करने के लिए गए उस जगह पर ही उन्होंने पहली बार एक इक्विपमेंट इन्वेंट की। वो क्या थी? दरअसल उस कॉटन मिल में सब लोग अपने हाथों से ही रुई और रुई में मौजूद बीजों को अलग अलग कर रहे थे। ये बहुत ही ज्यादा थका देने वाला प्रोसेस था। इसे आखिर हम जल्दी कैसे करें? यही सोचते हुए हमारे जीडी नायडू ने देखा कि कैसे औरतें अपने बालों से जुएं निकालने के लिए एक कंघी का इस्तेमाल करके उन्हें अलग करती हैं। तो उन्होंने सोचा कि वही मैकेनिज्म हम इस रुई से बीज निकालने के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते। उन्होंने एक बड़े साइज की कंघी जैसा टूल बनाया और कॉटन कंपनी में ले जाकर दिया और कहा कि इसे यूज करके बीजों को अलग करके देखिए। ऐसा करने से वो सेपरेशन प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। 30 लोग मिलकर जितना प्रोडक्शन करते हैं उससे कहीं ज्यादा इस इक्विपमेंट की मदद से आसानी से निकलने लगता है। ये बात उस कंपनी के ओनर जो कि अंग्रेज थे नोटिस करते हैं। उन्हें लगने लगता है कि इस बंदे में कुछ तो बात है। और फिर उसके बाद जो हमारे हीरो लोगों के काम आने वाले नए नए इक्विपमेंट इन्वेंट करने के लिए बहुत पैशन के साथ साइंस सीखने लगते हैं। एक मामूली एम्प्लॉय की तरह कॉटन फील्ड में काम करने वाले हमारे हीरो देखते ही देखते एक कॉटन मिल के ओनर बन जाते हैं। उनकी ग्रोथ इतनी जबरदस्त होती है कि वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। ब्रिटिशर्स इस बात को नोटिस करते हैं और सोचते हैं कि ये आदमी इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है। वो जीडी नायडू के साथ टाई अप करने और पार्टनरशिप के लिए ऑफर लेकर आते हैं। लेकिन हमारे जीडी नायडू कहते हैं, देखिए आप मेरे लोगों का शोषण करके काम करवाते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। मैं अपने लोगों के साथ खड़ा होकर उन्हें भी अपने साथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए ये बिजनेस डील और पार्टनरशिप की बातें लेकर मेरे पास मत आइए। वो उन्हें साफ मना करके वापस भेज देते हैं। हीरो के साथ वाले लोग पूछते हैं कि अरे भाई, वो इतनी बड़ी कंपनी वाले हैं, आपने उन्हें ऐसे कैसे मना कर दिया? तो वो कहते हैं कि हाँ, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये मेरा बिजनेस है, यहाँ अपनी मर्जी से काम करूंगा, मुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। जीडी नायडू अपनी जिंदगी इसी तरह एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान बनकर जी रहे थे। ये सब उनकी पत्नी चेल्लम्मा नोटिस कर रही थी। एक दिन चेल्लम्मा ने हीरो को बुलाकर कहा, देखिए आपकी नॉलेज और आपकी रफ्तार के बीच मैं एक रुकावट बन रही हूँ। मेरा आपके साथ रहना ठीक नहीं है, मुझे डाइवोर्स दे दीजिए। आप अपनी नॉलेज और टैलेंट के हिसाब से किसी और लड़की से शादी कर लीजिए। जीडीएन चेल्लम्मा से डाइवोर्स लेकर उसे अलग हो जाते हैं। ऐसे चेल्लम्मा के अलग होने के बाद जीडीएन रंगनायकी नाम की एक लड़की से शादी करते हैं। ये रंगनायकी जो है वो बहुत ही यंग और टैलेंटेड लड़की थी। वो ऐसी ही थी। तो उनसे शादी के बाद लगा कि जीडी नायडू एक नए पिक पर पहुंचेंगे, पर असल में उनके बिजनेस में बहुत गिरावट आई और काफी लॉस हुआ। एक वक्त ऐसा आया कि वो सब कुछ खोकर फिर से जीरो पर खड़े हुए। नहीं, उनकी हालत बहुत नेगेटिव हो गई थी। तो उनकी दूसरी पत्नी रंगनायकी को लगा कि शायद ये सब उनकी वजह से हुआ है और वो इनसिक्योर फील करने लगी। पर उन्होंने कहा कि देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, हमें नुकसान पर रोने के बजाय वापस खड़े होने का सोचना चाहिए। इसी पॉजिटिव सोच के साथ जीडीएन ने फिर से इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए इस बार जो हथियार उन्होंने हाथ में लिया वो था कोयम्बटूर बस सर्विस। उस जमाने में बस होना बहुत ही रेयर बात थी। लोग या तो पैदल चलते थे या बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। एक शहर से दूसरे शहर जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। उनका काफी समय ट्रांसपोर्ट में ही निकल जाता था। ये सब देखकर जीडीएन ने लोगों के लिए एक नया ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस करने की सोची और बहुत मेहनत करके काफी कर्ज लेकर अपनी खुद की एक बस खरीदी। बस फिर क्या था, उनकी वो एक बस धीरे धीरे 2, 3 और बढ़ती ही गई। ईमानदारी और मेहनत हो तो काफी है, कितनी भी गिरावट आए इंसान फिर खड़ा हो सकता है। इसका एग्जाम्पल देते हुए जीडी नायडू ने एक बस से अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना शुरू किया। इनके खिलाफ ट्रांसपोर्ट बिजनेस में जितने भी लोग थे वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। लगभग इन्हीं की बस सर्विस पूरे शहर में धूम मचा रही थी। जब ऐसा चल रहा था तभी कई बस ओनर्स को भारी नुकसान होने लगा। तो इसलिए इन्होंने खुद ही इन सभी ओनर्स को बुलाकर एक मीटिंग अरेंज की। उस मीटिंग में कृष्णन पिल्लई भी आए थे, जो खुद एक बस ओनर थे। इसी मीटिंग में वो पहली बार जीडी नायडू से मिले। अब इन सभी बस ओनर्स को बुलाकर जीडी नायडू कह रहे थे कि मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी बस सर्विस की वजह से आप सबको काफी नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ मेरी सर्विस की मोनोपोली न रहे, इसके लिए हम अपनी एक कंपनी बनाते हैं। उस कंपनी में हम सब अपनी अपनी बसेस को एक ही नाम से पूरे शहर में चलाएंगे। उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सबको सैलरी की तरह बांट देंगे। जब हमारे हीरो ने ये आइडिया दिया तो सवाल उठा कि आइडिया तो ठीक है, पर कल को बस खराब हुई तो उसे कौन ठीक करेगा? इस पर उन्होंने कहा, एक बार आप अपनी बसेस को इन टर्म्स एंड कंडीशंस में ले आए तो सर्विस की जिम्मेदारी मेरी होगी। वैसे हमारी सी बसेस खराब ही क्यों होती हैं? शहर की सड़कों की हालत की वजह से। अगर हम सड़कों को ठीक कर लें तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए हम सब साथ मिल गवर्नमेंट के पास जाएंगे और रोड्स ठीक करने की रिक्वेस्ट करेंगे। अकेले करने से कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलकर इस सड़क की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। उसके बाद बिना किसी दिक्कत के हम लोगों को अपनी बस सर्विस दे पाएंगे। हमारे हीरो हर बात का लॉजिकल जवाब दे रहे थे। पहले से ही कई बस ओनर्स का बिजनेस घाटे में चल रहा था। तो जीडी नायडू की बात मानकर उन्होंने अपनी बसेस उनकी कंपनी को देना शुरू कर दिया। इसी तरह कृष्णन पिल्लई ने भी अपनी इकलौती बस हीरो को सौंप दी। शुरू में वो इस मीटिंग में हीरो का विरोध करने आए थे, लेकिन हीरो
स्कीम्स और लोगों को अच्छी सर्विस देने की उनकी सोच देखकर कृष्णन पिल्ले भी मान गए। मैं आपके आइडिया के साथ सहयोग करूंगा, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी वो एक बस भी हीरो की कंपनी को दे दी। इसके अलावा कृष्ण पिल्ले बिजनेस लॉस की वजह से परेशान थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच उनकी बेटियों की शादी भी होने वाली थी। जब हमारे हीरो ने ये सब सुना तो उन्होंने कृष्ण पिल्ले को बुलाकर कहा, आपके पास बस एक ही बस है, उसे भी मुझे बेचकर आप क्या करेंगे, आप इसे अपने पास ही रखिए, आपकी बेटी की शादी में मैं मदद करूंगा, ऐसा जीडी ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा, नहीं नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपके विजन में मैं भी एक हिस्सा लेना चाहता हूँ, मेरी वो एक बस आपकी कंपनी में ही चलने दीजिए, मैं आपके असिस्टेंट के तौर पर आपके साथ ही रहकर हर तरह की मदद करूंगा। इस तरह हमारे कृष्ण पिल्ले पहली बार हमारे हीरो के साथ असिस्टेंट के तौर पर जुड़ गए। कृष्ण पिल्ले भी कोई मामूली इंसान नहीं थे। दूसरी बसों के मुकाबले उनकी बस हमेशा नीट एंड क्लीन मेंटेन की हुई रहती थी, मतलब वो अपने काम में बहुत ईमानदार रहे थे। उनकी ईमानदारी देखकर जीडी नायडू ने कृष्ण पिल्ले को अपने साथ असिस्टेंट के तौर पर रख लिया। बस इतना ही था। एक विजन के साथ शुरू हुई हीरो की ये बस सर्विस बहुत बड़े लेवल पर पहुंच गई। यहीं से उनकी असली ग्रोथ शुरू हुई। उनकी तरक्की देखकर तो अंग्रेज भी दंग रह गए। सब हैरान थे कि कौन है ये आदमी जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि जर्मनी से भी हमारे हीरो को कई बिजनेस ऑफर्स मिलने लगे। उनमें से एक बेंच कंपनी वाले थे, वो हीरो के साथ टाई अप करके इंडिया में बिजनेस शुरू करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने हीरो से कांटेक्ट करने की कोशिश की। ये सब देख रहे ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर इसे नहीं रोका तो ये कल हमारा बिजनेस ही खत्म कर देगा। ये तो रॉकेट की रफ्तार से तरक्की करता जा रहा है, इसे कहीं न कहीं तो फुल स्टॉप लगाकर रोकना ही होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने एक प्लान बनाया। इसके लिए उन्होंने ये हथियार अपनाया कि जीडी नायडू ठीक से गवर्नमेंट टैक्स नहीं भर रहे हैं। टैक्स न भरने के इस केस के जरिए उन्होंने उसे पूरी तरह खत्म करने की प्लानिंग की। इसके लिए उन्होंने जिस आदमी को भेजा वो इनकम टैक्स ऑफिसर जयराम थे। वैसे जयराम एक ईमानदार अफसर ही थे, लेकिन उनके साथ जो असिस्टेंट करुणाकरण है ना, वो अंग्रेजों का बहुत ही बड़ा वफादार इंसान है। तो उसने हीरो के खिलाफ कई रिकॉर्ड जमा करके जयराम को सौंप दिए और कहा कि हमें तुरंत उनकी कंपनी पर रेड करनी चाहिए। उसने ऐसे रिकॉर्ड्स फ्रेम किए जैसे उन्होंने आज तक सरकार को कभी ठीक से टैक्स भरा ही ना हो। और असल में हमारे जीडी नायडू टैक्स के मामले में बहुत पक्के आदमी हैं। वो सारा टैक्स सही से भर रहे हैं। स्टेट के हिसाब से जो भी टैक्सेस बनते हैं वो सब उन्होंने सही से भरे हैं, सिवाय एक टैक्स के जो सेंट्रल का है। वो टैक्स जो अंग्रेजों ने बिना किसी वजह के लगाया था, बस उसे ही वो नहीं भर रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। इसी एक लूप होल का फायदा उठाकर उन्हें फंसाने के लिए उनकी कंपनी पर रेड डाली जाती है। रेड के बाद ये कहकर कि उन्होंने इनकम टैक्स नहीं भरा है, उनकी कार, बस और घर के गहने ये सब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब्त कर लेता है और पब्लिक में नीलामी के लिए लोगों के सामने खड़ा कर देता है। इस तरह जब्त की गई हर कार और बस जो लाखों की कीमत की है उसे लोगों के सामने नीलामी के लिए रखा गया है। लेकिन जब गवर्नमेंट ने लोगों से कहा कि इसे 2 रुपए में ले जाओ, तब भी वहां मौजूद एक भी इंसान वो चीजें खरीदने के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि उन सबको हमारे हीरो पर बहुत ज्यादा भरोसा था। क्योंकि उस शहर के लिए उन्होंने लोगों का इतना भला किया है कि आप चाहे कुछ भी कह लें, इन लोगों में से एक भी इंसान इस सामान को ऑक्शन में नहीं खरीदेगा, क्योंकि उन सबको जीडी नायडू पर बहुत ज्यादा सम्मान और पूरा भरोसा है। पक्का उन्होंने इस तरह से टैक्स और ड्यूज न भर के गवर्नमेंट को कभी धोखा नहीं दिया होगा। कोई फ्री में भी दे तो भी कोई इस सामान को लेकर नहीं जाएगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तब वहाँ हमारे जीडी नायडू ने मास एंट्री ली और कहा कि ये सब मैं खुद वापस खरीद लूंगा, और कृष्ण पिल्ले के नाम पर वो सारा सामान वापस खरीद लेते हैं। ब्रिटिशर्स सोचने लगे कि इसे खत्म करने की इतनी कोशिश की पर ये बार बार आसानी से उठ खड़ा होता है। ये देखकर वो हमारे हीरो को देखकर बहुत ज्यादा जलने लगते हैं। लेकिन हमारे हीरो इन सब पर ध्यान दिए बिना अपने बिजनेस में कैसे और आगे बढ़ते रहे इस पर फोकस करते हैं और साथ ही नई नई इन्वेंशंस भी करते रहते हैं। उनकी इन्वेंशंस में से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आज भी हम यूज करते हैं वो है शेव करने के लिए काम आने वाला ट्रिमर। पहली बार उन्होंने ही शेविंग इक्विपमेंट में एक छोटी सी मोटर फिक्स की और बहुत आसानी से बिना किसी चोट के शेव करके दिखाया। इस ट्रिमर की अप्रोच ने पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन कर दिया। सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं, वो लगातार एक के बाद एक ढेर सारी इन्वेंशंस करते ही जा रहे थे। उसी समय उनका बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स उन्हें बर्बाद करने की कोशिश में लगातार लगे हुए थे। लेकिन इन सब की परवाह किए बिना हमारे हीरो अपनी इन्वेंशंस को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए एक फॉरेन ट्रिप पर निकल जाते हैं। सबसे पहले वो जर्मनी जाते हैं। वहाँ जर्मनी में हिटलर एक बहुत बड़ा रोड शो कर रहे थे। उस रोड शो में हमारे हीरो हिटलर की फोटो खींचते हैं। उसके बाद जब ये बात फैली कि हमारे शहर में ऐसा जीनियस आया है तो जीडी नायडू को हिटलर से मिलने का मौका भी मिला। तभी बेंज कंपनी ने जीडी नायडू के बारे में पहले ही सुना था और उनके शहर कोयम्बटूर में ही एक बड़ा बेंज प्लांट कोलैबोरेशन में शुरू करने का प्लान बनाया था, जिसके बारे में बेंज कंपनी ने हमारे हीरो को बुलाकर बात की। हमारे हीरो भी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह अपने बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाने के लिए सारा काम पूरा करके और अपनी विदेश यात्रा खत्म करके वो वापस घर लौट आए। घर लौटकर उन्होंने फिर से लगातार नई नई चीजें इन्वेंट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा 4 साल की पढ़ाई के बाद ही कोई इंजीनियर बन सकता है, इस बात को गलत साबित करते हुए उन्होंने 2 साल की प्रैक्टिकल वोकेशनल एजुकेशन के लिए पहली बार टेक्निक ITI शुरू की। उन्होंने अपने कॉलेज में कई गरीब स्टूडेंट्स को वोकेशनल एजुकेशन दी। इस तरह हमारे हीरो एजुकेशन में भी कई रेवोल्यूशंस ला रहे थे। अब ये देखकर कि ये बंदा अब इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, ब्रिटिशर्स जो पहले से ही उनसे काफी चिढ़ते थे, उन्होंने सोचा कि अब इसे और नहीं छोड़ना चाहिए। वो उसे किसी भी तरह हराने की कोशिश में लगातार लगे रहे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। असल में हमारे जो ईमानदार ऑफिसर जयराम है वो भी जीडी नायडू पर भरोसा नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि वो गवर्नमेंट को ठीक से टैक्स नहीं भरते, इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि वो उन्हें सजा दिलाकर रहेंगे और उनका सारा बिजनेस बंद करवा देंगे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पास जो जीडी नायडू के खिलाफ रिपोर्ट्स और पेपर्स आ रहे थे वो सब उनके असिस्टेंट करुणाकरण ने ब्रिटिशर्स से पैसे लेकर हीरो के खिलाफ कई चीजें बदलकर फेक रिकॉर्ड्स तैयार किए थे।
और जयराम उन्हीं को देख रहे थे कि हीरो उसे खत्म करने की धुन में इधर उधर घूम रहा है। सारे टैक्सेस को एकदम सही और क्लियर तरीके से भरने वाला हमारा जीडी नायडू बस एक टैक्स नहीं भर रहा है, वो है ब्रिटिशर्स को दिया जाने वाला वो यूजलेस टैक्स, जबकि देखा जाए तो वो बहुत ही मामूली सी रकम है। जीडी नायडू चाहते तो उसे बड़ी आसानी से भर सकते थे, पर वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि इसे तो हम बिल्कुल नहीं भरेंगे। वो उस एक टैक्स को लेकर आखिर इतने जिद्दी क्यों हैं, ये हम धीरे धीरे आगे देखेंगे। अब वो इंडिया में अपने खुद के शहर कोयम्बटूर में ही एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लान शुरू करने के लिए उस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की बातचीत कर रहे हैं ना। ये है इंडिया का बड़ा बिजनेस टाइकून विनय। वो उस बेंस कंपनी में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है, तो उसे भी हमारे हीरो को देखकर बहुत जलन होती है। वो सोचता है कि यार हम तो पहले से ही इस कंपनी में हैं, फिर भी हमें इंपॉर्टेंस न देकर ये जीडी नायडू को बुला रहे हैं। इसी जलन की वजह से वो इस कोलैबोरेशन को पूरी तरह से रोकने के लिए जो साजिशें कर सकता है वो सब की सब कर रहा है। इन सब बातों की परवाह किए बिना हमारे जीडी नायडू फिर से एक फॉरेन ट्रिप पर निकल जाते हैं। इस बार भी वो अपनी इन्वेंशंस को साथ लेकर पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और वो जर्मनी में ही जाकर फंस जाते हैं। लगभग 1 साल के समय तक वो जर्मनी में ही अटके रहते हैं। उसके बाद जब जंग खत्म हो जाती है तो वो बड़ी मुश्किलों के बाद इंडिया वापस लौटते हैं। इंडिया वापस आने के बाद वो अपने बिजनेस, पॉलिटेक्निक कॉलेज और बाकी दूसरे कामों पर फोकस करके उन्हें मेंटेन करने में लग जाते हैं। पर वो इनकम टैक्स ऑफिसर जयराम अभी भी वही है ना। वो किसी भी तरह हीरो को खत्म करने के लिए लगातार उसके खिलाफ सबूत जुटाने में लगा हुआ है। इसी बीच हमारे हीरो का एक बेटा पैदा होता है और वो भी अब काफी बड़ा हो गया है। उसके बड़े होने के बाद वो अपने पिता की तरह ही वो अपने पिता से सवाल करना शुरू कर देता है। आप हमेशा पब्लिक के लिए ही इतना कुछ करते रहते हैं, आपकी अपनी एक फैमिली भी है, आपको ये समझ क्यों नहीं आता कि आपके बाद मेरा क्या होगा? अगर आप ऐसे ही सब कुछ लोगों को देते रहे तो हम तो बीच सड़क पर आ जाएंगे। इस तरह बेटा अपने पिता के सामने खड़े होकर उनसे सवाल करने लगता है। लेकिन हीरो का मानना था कि उनके इन्वेंशंस और उनका बिजनेस उनकी अपनी जरूरतों के बाद सिर्फ आम लोगों के ही काम आना चाहिए। वो इसी बात पर अड़े हुए थे। उनकी स्नेक सोच को देखकर उस वक्त के तमिलनाडु में तब के बड़े बड़े नेता जैसे कामराज और सिनेमा इंडस्ट्री के एमआर राधा भी जीडी नायडू के सपोर्ट में ही थे। लेकिन उनके लगातार सोशल वर्क में ही लगे रहने की वजह से उनके परिवार के अंदर ही दरार आ जाती है। उनकी पत्नी रंगनायकी उनसे डिवोर्स मांगती हैं और कहती हैं कि वो बेटे को लेकर चली जाएंगी और वो उन्हें डिवोर्स दे देते हैं। इस डिवोर्स के बाद हमारे जीडी नायडू दिमागी तौर पर काफी ज्यादा परेशान रहने लगते हैं। ऊपर से उनके इन्वेंशंस को अपने ही देश में कोई खास पहचान नहीं मिली। इसी हताशा में वो लगभग मानसिक रूप से बीमार लोगों की तरह बर्ताव करने लगते हैं। ऐसे में वो अपने सारे इन्वेंशंस लेकर चेन्नई के आइलैंड ग्राउंड जाते हैं और उन्हें लोगों के सामने डिस्प्ले करते हैं। वो कहते हैं कि ये सारे इन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ जनता के इस्तेमाल के लिए और वो भी सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लोगों के काम आने के लिए ही मैंने बनाए थे। लेकिन इस गवर्नमेंट और लोगों ने मुझे आखिरी तक कभी समझा ही नहीं। अब इनका कोई फायदा नहीं, ये कहकर वो सबके सामने अपने इन्वेंशंस तोड़ देते हैं। अपने आखिरी दिनों में सब कुछ खोने के बाद भी उनके एक वफादार दोस्त कृष्णन पिल्लई ही हीरो के साथ खड़े रहते हैं। इसी बीच जैसा कि फिल्म के ओपनिंग सीन में दिखाया गया था, उनकी प्रॉपर्टी का करीब 80% हिस्सा गवर्नमेंट जब्त करने के लिए पहुंच जाती है। जैसे उन्होंने सब कुछ सौंप दिया हो वैसे ही उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी निकाल कर दे दिए होंगे। लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रखा है। वो ये है कि जब उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी रंगनायकी को डिवोर्स दिया था तभी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का करीब 80% हिस्सा उनके नाम पर ट्रांसफर कर दिया था। अब उनके पास जो कुछ बचा है वो सिर्फ 20% ही है। तो अगर वो चला भी जाए तो कोई बात नहीं, इसी सोच के साथ उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स निकाल कर दिए थे। यहीं पर हमारे हीरो जयराम से कहते हैं कि आप एक ईमानदार ऑफिसर ही हैं, लेकिन आपके पीछे जो भ्रष्टाचार चल रहा है, आपको खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो स्केच बनाया था आप उसमें फंस गए हैं। जब वो ये सब समझाते हैं तब जयराम कहते हैं कि आपके बाकी पेपर्स तो क्लियर ही हैं, बस एक चीज को छोड़कर आपने ब्रिटिशर्स को टैक्स क्यों नहीं भरा? तब वो कहते हैं कि वो टैक्स तो बहुत ही मामूली सी रकम थी जिसे मैं बहुत आसानी से भर सकता था, लेकिन उसे न भरने की वजह से ही मेरे जैसे कई लोगों ने उस टैक्स के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। आज हमारे देश में बहुत से लोगों ने उस टैक्स के खिलाफ आवाज उठाकर उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। एक क्रांति की चिंगारी की तरह ही था वो टैक्स का विरोध। इस तरह हमारे जीडी नायडू जयराम को समझाते हैं कि आप जैसे अगर हर कोई आपकी तरह ही सोचता तो हमारा देश कब का तरक्की कर चुका होता। ये समझकर जयराम वहां से चले जाते हैं। लोगों की भलाई और उनके विकास के लिए जीने वाले महान जीडी नायडू की डॉक्यूमेंट्री इस लेडी ने एक किताब के रूप में लिखकर आज एजुकेशन डिपार्टमेंट को दी होगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने उसे पढ़ा और महसूस किया कि उनकी हिस्ट्री को सिलेबस में न जोड़ना इतने दिनों तक एक बहुत बड़ी गलती थी। हमारे बच्चों को उनके जीवन के बारे में पढ़कर ही सब कुछ जानना चाहिए, उन्हें उन्हीं की तरह जीना चाहिए, ऐसा एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं। वो जीडी नायडू की बायोग्राफी को सिलेबस में शामिल करते हैं और इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। तो दोस्तों, इस फिल्म के जरिए आपने इंडिया के एडिसन कहे जाने वाले महान जीडी नायडू की जीवन कहानी को जरूर जान लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म के लिए मैंने जो वॉइस ओवर दिया है वो आपको जरूर पसंद आया होगा।